नमस्कार। सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो बुक है उसी को कंटिन्यू करेंगे आज फिर से। पेज नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 1 में हम लोगों ने ये जाना, पेज नंबर 1 से 3 के बीच में हम लोगों ने ये जाना था कि कंस्ट्रक्शन का स्टेज कितना होता है, ठीक है, और कौन सा स्टेज में किस तरह का एक्सीडेंट होने का चांस होता है, तो उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में। और फर्स्ट चैप्टर में जो 45 पेज है उसमें कौन सा बुलेट पॉइंट आज कवर होगा उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। किस तरह का सेफ्टी ट्रेनिंग देना है, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर सेफ्टी ट्रेनिंग देना है, ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट का जो एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन से तरह का लोग वहाँ पे काम करते हैं, कौन से डेजिग्नेटेड लोग वहाँ पे काम करते हैं। इंजीनियर्स हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, जनरल वर्कर्स हैं, शटरिंग का काम करने वाले हैं, सरिया का काम करने वाले लोग हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वाले हैं। मतलब जो जिस तरह का प्रोजेक्ट होगा उस तरह का वहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो इसमें जो ट्रेनिंग होता है वो एक सेफ्टी इंडक्शन जो ट्रेनिंग होता है, सबसे पहला सेफ्टी इंडक्शन का ट्रेनिंग सभी वर्कर्स को देना मैंडेटरी होता है। सेफ्टी इंडक्शन में क्या आ जाता है, प्रोजेक्ट के बारे में पूरा आपको बताना है, कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताना है, आपकी कंपनी कौन सा सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, क्या मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करती है, कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी के बारे में, कंपनी के क्वालिटी पॉलिसी के बारे में, कंपनी के एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में, और भी जितनी भी तरह का उनका पॉलिसी है उन सभी पॉलिसियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। प्लस आपके कंपनी का जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, सबसे सीनियर में कौन है, उसके बाद क्या क्या डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट के लोग हैं, कौन से डेजिग्नेटेड लोग हैं, प्रोजेक्ट किस चीज़ का प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरा बताना, और प्रोजेक्ट के अंदर डूज एंड डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में पूरी तरह से आपको समझाना। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अच्छी जो कंपनियां होती है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक ट्रेनिंग होता है, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग होगा। आपका स्पेशल जो काम वहाँ पे चल रहा है, हजार्डियस वर्क अगर होगा वहाँ पे तो उस हजार्ड के ऊपर आपका स्पेशल ट्रेनिंग होगा। वर्किंग, जैसे कि वर्किंग एट हाइट हो गया, कॉन्फाइंड स्पेस हो गया, लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, या और भी किसी तरह का अगर कुछ ज़्यादा केमिकल सेफ्टी अगर है, केमिकल्स ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो इस तरह का जो बड़ा जो एक्टिविटी है जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांस है, वो सारा हजार्ड्स के ऊपर, सारे एक्टिविटीज़ के ऊपर आपका सेपरेट ट्रेनिंग होता है। फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग मैंडेटरी ट्रेनिंग हो गया। कुछ कंपनियां लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग देती है कि सेफ्टी में क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, कौन सा कानून इम्प्लीमेंट होता है उसके बारे में भी ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग का एक और ये होता है कि किसको क्या ट्रेनिंग देना है, सबको सब ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेफ्टी इंडक्शन सबके लिए अलग होता है, टॉप मैनेजमेंट के लिए अलग होगा, ठीक है, उसके नीचे वाले जो सुपरवाइजर लेवल के हैं उनके लिए अलग होगा, वर्कर लेवल के जो हैं उनका अलग से ट्रेनिंग होगा। तो जैसे कि एक इंजीनियर आए, प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो उनको सारे पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कंपनी का। लेकिन अगर मान लीजिए एक वर्कर है, एक प्लम्बर है, या फिर एक सरिया का काम करने वाला एक वर्कर है, तो उसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सब सिर्फ उसको कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी का नाम के बारे में जानना है, प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जानना है। तो इस तरह का डिज़ाइन होता है। और एक्चुअली क्या होता है, अच्छी कंपनियों में एक ट्रेनिंग मैनेजर ही होते हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग मैनेजर ही होते हैं। तो वो पूरा ट्रेनिंग का डिज़ाइन करना, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा उसका अप्रूवल लेना, ये सारा काम करने के बाद और फिर उनको जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना है। तो एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स भी बनाया जाता है। ट्रेनिंग मैट्रिक्स में क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, जितने भी स्टाफ हैं टॉप मैनेजमेंट से लेके बिल्कुल आपका वर्कर तक, ठीक है, और उनका डेजिग्नेशन, और उस डेजिग्नेशन में क्या क्या ट्रेनिंग होगा। मान लीजिए सेफ्टी इंडक्शन सबके लिए होगा, वर्किंग एट हाइट किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी किसी स्पेशल एक टीम के लिए होगा, सबके लिए नहीं भी हो सकता है, ठीक है, फायर सेफ्टी सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, मॉक ड्रिल्स वगैरह सबके लिए ज़रूरी है। इस तरह से हर डिपार्टमेंट का हर जो डेजिग्नेशन है, जो वहाँ पे कर्मचारी है, जो वर्कर हैं, जो स्टाफ है, हर स्टाफ के लिए अलग अलग ट्रेनिंग का डिज़ाइन किया जाता है। और ये भी उसमें लिखा जाता है कि कौन सा ट्रेनिंग कितने अंतराल में देना है, यानी कि साल में देना है, 6 महीने में देना है, हर 3 महीने में देना है, ठीक है। इसका पूरा एक डाटा तैयार होता है और लास्ट में उसका एक चेक किया जाता है कि कितने लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग मिला है। तो ये ट्रेनिंग जो सिस्टम है, ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपकी कंपनी ISO 45001 सर्टिफाइड कंपनी है, या पहले से OHSAS 18001 अगर सर्टिफाइड है, तो उसमें भी इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट के टॉप मैनेजमेंट को देना
मैंडेटरी होता है। उसके बाद क्या हो गया, आपका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जनरली ट्रेनिंग रिकॉर्ड क्या होता है, कोई ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है कि यही होना चाहिए। सीरियल नंबर, जिसको ट्रेनिंग दिया उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन और फिर उनका सिग्नेचर, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। ट्रेनिंग देने के बाद, जब ट्रेनिंग मान लीजिए पूरा दिन का ट्रेनिंग चला, सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक आपने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग खत्म हो गया, उसके बाद जो ट्रेनर का टाइम था वो खत्म हो गया। अब क्या होता है, फीडबैक लेने का टाइम होता है। तो फीडबैक कौन देगा, जो सामने बैठ के जो ट्रेनिंग ले रहा था सुबह से, ठीक है, जो ऑडियंस थे, तो उनका काम होगा आपको, आपका एक अच्छी कंपनी, अगर आप एक अच्छा कंपनी है तो आपके पास एक ट्रेनिंग का फीडबैक फॉर्म भी होता है कि ट्रेनिंग के बाद में वो फॉर्म आपको देना है वर्कर्स को, यानी कि जो सामने जो बैठ के ट्रेनिंग सुन रहा था, ले रहा था, तो उसमें वो लोग फिर भरेंगे। उसमें उनका नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, कौन सा कोर्स उन्होंने अटेंड किया उसके बारे में लिखा रहेगा, और फिर कुछ उसमें एक मार्किंग रहता है, जैसे कि पोर, एवरेज, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, 4-5 इस तरह का आपका उसमें ऑप्शंस रहेंगे। और उसमें कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे कि कोर्स का डिज़ाइन कैसा था, यानी कि जो ट्रेनर ने पढ़ाया आपको वो कोर्स का डिज़ाइन कैसा था, तो आपको उसमें मार्क देना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मार्किंग होगा। तो पोर, एवरेज, अच्छा है, एक्सीलेंट है, आप उसको टिक मारिए। क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, जो पढ़ा रहा था, जो ट्रेनिंग आपको दे रहा था, उसको पढ़ाने का लायक था कि नहीं, वो ट्रेनिंग देने का लायक था कि नहीं, उसके पास क्वालिटी था कि नहीं, उसका लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम था। मान लीजिए सामने कोई दूसरा लैंग्वेज वाला आदमी बैठा हुआ है और सामने वो हिंदी में या इंग्लिश में बात कर रहा है, उसको अगले को उसका भाषा समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ट्रेनर ने कोई ट्रांसलेटर अरेंज किया था, यानी कि ट्रेनिंग उसी भाषा में देना है जिस भाषा में अगला बंदा जो सामने बैठा हुआ है उस भाषा को वो समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास आपको ट्रेनर उस भाषा में नहीं जानता है तो किसी ट्रांसलेटर को सामने बुला के उसको बताना है, समझाना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। रीडिंग मटेरियल्स, जो आप मान लीजिए कभी कभी हम लोग कुछ लिफलेट वगैरह देते हैं या कुछ बुकलेट देंगे कि हाँ ये ट्रेनिंग के बारे में है, तो वो लिफलेट में क्या जो कंटेंट था, क्या सही से लिखा था, बराबर था कि नहीं था। कोर्स ड्यूरेशन, मान लीजिए छोटा सा सब्जेक्ट है, दिन भर आपने खींच लिया, उसका कोई मतलब नहीं बनता है उसका, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ था, 4 घंटे का टॉपिक था लेकिन आपने 1 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना लंबा होना चाहिए और क्या वो सही था कि नहीं था जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ठीक है, वर्कर्स को लेके आना, उनका लंच का व्यवस्था करना, उनका ब्रेकफास्ट, क्योंकि दिन भर आपके पास बैठेंगे, क्या सिस्टम है आपकी कंपनी का, पीने का पानी का व्यवस्था था कि नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था, फैन वगैरह था कि नहीं था, तो ये सारा चीज़ आपको देखना, हाइजीन, टॉयलेट का व्यवस्था, ये सब था कि नहीं, ये सब आपको देखना है। तो ये सारा चीज़ वो लोग भर के आपको देंगे, आपके बारे में बताएंगे कि हाँ आपका ट्रेनिंग क्वालिटी कितना अच्छा था। और फाइनली अगर उनको कुछ एडवाइस देना हो, कुछ कमेंट्स देना हो, तो वो लिख के अपना साइन करके फीडबैक फॉर्म आपको देंगे। और एज ए ट्रेनर आपको ये फॉर्म को संभाल के रखना है, 3 साल तक कम से कम संभाल के रखना है, क्योंकि ये ऑडिट में काम आएगा। आपका जब ऑडिट आएगा तो ऑडिटर आप इसके बारे में पूछ सकता है कि आपने ट्रेनिंग दिया तो फीडबैक फॉर्म दिखाइए। तो ये हो गया पेज नंबर 6 तक, ये हम लोग का ट्रेनिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल करते हैं। पेज नंबर 7 में क्या है, हॉट वर्क, एग्जीक्यूशन, वेल्डिंग एंड कटिंग के बारे में थोड़ा दिया गया। हम लोगों का वीडियो जो रहेगा मैक्सिमम 15 मिनट का रहेगा, उससे ज़्यादा हम लोग लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा पेज नंबर 7 में क्या है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो आपका पहला चैप्टर है उसी के बारे में हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हॉट वर्क में जो हैजार्ड्स होता है, किस तरह का हैजार्ड्स होता है, फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, आई इंजरी हो सकती है, बॉडी इंजरी हो सकती है, बॉडी बर्न हो सकता है, और दूसरा कुछ एक्सीडेंटल हैजार्ड भी उसमें रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को एक्चुअली में एज ए सेफ्टी ऑफिसर, बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या जानना है। तो सबसे पहला चीज़ तो अगर आपका वहाँ पे कटिंग हो रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, मेथड स्टेटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड स्टेटमेंट बनाना आपका काम नहीं है, सेफ्टी वाले का काम नहीं है, वहाँ का जो पर्टिकुलर इंजीनियर है वो बनाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर जो भी उसका इंचार्ज है, ठीक है, या कंपनी का कोई भी सीनियर आदमी जो एक्सपर्ट है, उसका काम है कि एक मेथड स्टेटमेंट बना के अपने जो सुपरवाइजर है उनको दे। दूसरा उसी मेथड स्टेटमेंट के ऊपर आपको रिस्क असेसमेंट या जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाना है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर। तो उसमें आपको सारा हजार्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है, उस हजार्ड्स के रिलेटेड क्या रिस्क है,
रिस्क को इवेलुएट करना है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, ठीक है, और फिर उसका कंट्रोल मेजर क्या है। तो ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क असेसमेंट के ऊपर अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे, लेकिन इस पे जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं समझने वाला, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेन बात हो गया, रिस्क असेसमेंट बन गया। रिस्क असेसमेंट में ये कहा गया कि कंट्रोल मेजर में क्या कहा गया है कि जितना भी आपका वेल्डिंग मशीन है ये सर्टिफाइड होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिशियन से या कोई मैकेनिकल बंदा से वो अच्छा से चेक करके उसके ऊपर टिक मारना होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट हो गया कि मशीन आपका सेफ हो। दूसरा रिक्वायरमेंट हो गया परमिट टू वर्क है कि नहीं, वो काम करने के लिए परमिशन आपके पास है कि नहीं है। तीसरा क्या आपका रिक्वायरमेंट हो गया, जितना भी इलेक्ट्रिकल आपका कनेक्शंस है वो कनेक्शंस ओके है कि नहीं है, ये सब चीज़ आपको देखना है। साथ में फायर वॉचमैन है कि नहीं है, फायर होगा तो कोई वहाँ पे देखने वाला है कि नहीं है, एरिया बैरिकेड हुआ है कि नहीं हुआ है, सामने कोई और एक्सप्लोजन ऐसा होने वाला कोई आइटम है क्या, ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई फ्लेमेबल आइटम, ठीक है। या जहाँ पे आप काम कर रहे हो स्पार्क नीचे जा रहा है, मान ली फर्स्ट फ्लोर में काम कर रहे हैं, नीचे क्या ओपनिंग्स है, उसका स्पार्क नीचे गिरने का चांस है, अगर नीचे गिरेगा तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसा फ्लेमेबल आइटम रखा हुआ है। तो ये पूरा सराउंडिंग आपको मॉनिटरिंग करना है, सुपरविजन करना है, चेक करते रहना है, उसके बाद वहाँ पे काम आपको अलाउ करना है। तो ये सारा चीज़ आपका देखना काम बन जाता है, ठीक है। ठीक उस तरह से गैस वेल्डिंग और कटिंग 2 तरह का होता है, एक आपका हो गया वेल्डिंग और दूसरा गैस कटिंग। गैस कटिंग में आपका जनरली कभी एलपीजी यूज़ होता है, कभी ऑक्सीजन यूज़ होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज़ होता है, डिजोल्व एसिटिलीन यूज़ होता है, कभी आपका ऑक्सीजन और एलपीजी यूज़ होता है, कभी कभी ओनली एलपीजी भी यूज़ होता है, ठीक है, बहुत सारा कामों में। तो एलपीजी का जब आप वहाँ पे स्टोरेज आ जाएगा, एलपीजी का सेफ्टी के बारे में आ जाएगा, तो उसका बारे में भी फिर से आपको रिस्क असेसमेंट या जॉब सेफ्टी एनालिसिस आपको बनाना पड़ेगा। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट के बारे में अलग से हम लोग आपको पूरा एक वीडियो बनाएंगे। वैसे ऐसे भी आपको बहुत सारा गूगल में मारेंगे तो बहुत सारा इसका डाटा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको पास ये रिस्क असेसमेंट और जॉब सेफ्टी एनालिसिस का डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास नहीं है तो अपने सीनियर से लीजिए, किसी और कंपनी में आपका कोई दोस्त काम कर रहा है उससे आप मंगवाइए, गूगल में मारिए, ठीक है। और उसमें अगर आपको रिस्क असेसमेंट इम्प्लीमेंट करने आता है तो आप एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो अगर आप इसमें पेज नंबर 8 में जाएंगे तो रिक्वायरमेंट्स ही दिया गया है, ठीक है। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, ठीक है। क्या उसमें चेक करना है, उसका हॉस पाइप चेक करना है, उसका कलर कोडिंग के बारे में जानना है, ठीक है, उसका ट्रॉली के बारे में जानना है कि गैस सिलेंडर को कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, हमेशा वर्टिकल रखना है। इस तरह का छोटी छोटी चीज़ें उसमें दिया गया है। टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर में किस तरह का गैस है, उसका बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सब अगर जानना है तो आपको काफ़ी डिटेल में जाके इसका जो एक्ट वगैरह है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वो एक बहुत सीनियर सेफ्टी मैनेजर रैंक में जो भी हैं या उस तरह के कंपनी में हैं जो ये सब चीज़ करवाती है, फिर उनको जानने की ज़रूरत है। वैसे ये सारा चीज़ मैकेनिकल इंजीनियर या फिर कोई कंसल्टेंट से लोग करवा लेते हैं, और जो यूज़र हैं, जो यूज़ करते हैं, उनको ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस उनको फिजिकली और एक्सटर्नल सेफ्टी के बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हाँ, अभी मान लीजिए आपका एक सिलेंडर है, तो वो सिलेंडर कितने साल पहले उसको हाइड्रो टेस्टिंग किया गया था, वो आपको देखना है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दे के भेजती है कि हाँ ये 5 साल पहले हुआ था, 3 साल पहले हुआ था, इसका सर्टिफिकेट आपको दे के साथ में भेजती है। तो ये सब रिक्वायरमेंट आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई भी सीनियर सेफ्टी ऑफिसर अगर हैं वहाँ पे तो वो चेक करके आपको हेल्प कर सकते हैं। एज ए स्टार्टिंग वाले जो भी सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, उनको इतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शुरू में। उनको बस ये देखना है कि परमिट है कि नहीं है, कहीं पे भी फिजिकली कहीं अगर कुछ डिफेक्ट है, कहीं पे लीक है, वो सब चीज़ चेक करना है, ये सब उनका काम होता है। सिलेंडर को कहाँ रखना है, किस तरह से रखना है, ठीक है, उसका गैप कितना मेंटेन होना चाहिए, डीए और ऑक्सीजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, एम्प्टी सिलेंडर अलग होना चाहिए, फुल सिलेंडर अलग से रखना है, ये सब कॉमन चीज़ें, मिनिमम चीज़ें आपको जानना जरूरी है। उसी तरह से पेज नंबर 8 और 9 में इसी के बारे में कम्प्लीटली आपको बताया गया है। पेज नंबर 10 और 11 में भी हर उसका पार्ट के बारे में, जैसे कि होस के बारे में बताया गया, टॉर्च के बारे में बताया गया, रेगुलेटर के बारे में बताया गया, तो ये सब चीज़ बताया गया है। तो पेज नंबर 10 और आपका 11 तक, पेज नंबर 11 तक इसी के बारे में गैस कटिंग और वेल्डिंग का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बताया गया है। पेज नंबर 12 से आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग के बारे में बताया गया, तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आज का जो वीडियो है हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, पेज नंबर 11 तक ख़त्म करते हैं, और आगे का वीडियो में हम लोग
आगे का पेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।